दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आप हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पुष्पम क्लासेस और मैं हूँ विनीत। आज हम क्लास 11 की हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट लेखन कला और शायरी जीवन के बारे में देखने वाले हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट में आएगा। पार्ट फर्स्ट ये है और पार्ट 2 जल्दी बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने किसी भी चैप्टर का जो नाम है अगर वो समझ लिया तो आपने लगभग एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। तो इस चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। अब आप जानते हो कि लेखन कला हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है, लिखने पढ़ने के लिए, है ना, दुनिया के बारे में समझने के लिए, दैनिक जानकारी, सब कुछ। और दूसरी तरफ है शहरी जीवन, शहरीकरण। अगर आप सोशोलॉजी या फिर इको के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि शहरी जीवन कितना ही ज़रूरी है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि लेखन प्रणाली और शहरीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुई थी। इस पूरे ही चैप्टर में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में ही देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता से पहले आपको मेसोपोटामिया के बारे में जानना होगा। ठीक है, मेसोपोटामिया ये मेसोपोटामिया ये यूनानी भाषा के दो शब्दों मैसोस और पोटेमस से मिलकर बना है। मैसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी कि नदी। ठीक है, इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र हुआ। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है। अब दो नदियों के बीच में है तो उपजाऊ तो होगी ही। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक का हिस्सा है। इराक देश है। अब एशिया महाद्वीप के मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक देश है इराक। ठीक है, तो ये उसी आज वर्तमान में वहीं का क्षेत्र है, हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है, थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए। मैप मैंने जानबूझ के निकाला है। ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, यही है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और ये है मेसोपोटामिया का भूगोल। वर्तमान समय में यह स्थान इराक देश का हिस्सा है। ये तो आपको पता चल ही गया। एक और बात दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नदी दिखेगी जो कि है दजला नदी, और यहाँ पे दिखेगी फरात नदी। ये दजला नदी और यह फरात नदी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि दजला नदी किधर की तरफ थी और फरात नदी किधर की तरफ। एक नंबर के एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता, आपके मन में सवाल आता होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता को अगर हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रसिद्ध तो थी। तो किस लिए? अपनी संपन्नता के लिए, शहरी जीवन के लिए, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या यहीं की देन है। ठीक है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया की कई सारी देन है। ठीक है, साथ ही साथ एक दिन में 24 घंटे, एक वीक में 7 दिन, एक मंथ में 4 वीक। ठीक है, ये भी कहाँ की देन है। और एक ईयर में 12 मंथ, ये भी यहीं की देन है। ठीक है, तो ये भी यहीं की देन है दोस्तों, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेसोपोटामिया की भाषाएं। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहाँ पे कितनी भाषाएं बोली जाती थी, कौन सी भाषा कब आई, तो उसी के बारे में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले, ये एक नंबर के एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। ठीक है, ये लगभग 3000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया क्षेत्र में बोली जाती थी। ठीक है, दक्षिणी यानी कि आधुनिक दक्षिणी इराक में। ठीक है, दूसरा, इसके बाद 2400 BC में परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या आता है कि जो सुमेरियन भाषा थी उसके बाद अकदी भाषी बोलने जाने लगती है। मतलब अकदी भाषी लोग अपना वर्चस्व दिखाते हैं। ठीक है, और उत्तरी मेसोपोटामिया में आधुनिक इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? अकदी भाषा। आपको क्रम याद आना चाहिए, पहले सुमेरियन,
दूसरे पे अकदी, और फिर और परिवर्तन आते हैं। तो 1400 बीसी के आसपास अरिमा अरमाइक भाषा बोली जाने लगी। ठीक है, अरमाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, तो सबसे पहले सुमेरियन, फिर अकदी, फिर उसके बाद फिर अरमाइक, और अरमाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ चुका है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, कि वो भौगोलिक स्थिति में कैसा था। ठीक है, तो जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि वर्तमान समय में ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे अक्कदी और सुमेरियन भाषीय लोग रहते थे, इसी वजह से। ठीक है, बाद में इसी भाग में बेबीलोन, याद रहे बेबीलोन का प्रभाव पड़ा, तो इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है, कोई अगर आपको सवाल पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। हम नेक्स्ट वीडियो में या अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो आप घबराइए मत। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमने ध्यान दिया है, और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसी तो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को असीरियाई कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है, उत्तरी भाग को। ठीक है, और दक्षिणी भाग में क्या है? तो दक्षिण भाग में आपको याद रखना है कि सुमेर और अक्कद कहा जाता है। बाद में से बेबीलोन के प्रभाव के कारण बेबीलोनिया कहा गया। तो उत्तर और दक्षिण में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेसोपोटामिया सभ्यता में कुछ बहुत बड़े शहर थे जो फेमस थे। उर उरुक और मारी, ये बहुत ही ज़्यादा शहर जो थे ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, शहरी जीवन यहीं पे था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपने उत्तर और दक्षिण को जान लिया। अब और दिशाओं के बारे में देखते हैं। तो पूर्वोत्तर भाग, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर का भाग। यहाँ पे उत्तर और पूर्व नहीं, पूर्व और उत्तर का भाग है। ठीक है, तो यहाँ हरे भरे मैदान है, यहाँ वृक्ष के ढकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ स्वच्छ झरने उपलब्ध हैं। मतलब पूरा ये जंगल है, पहाड़ है, पौधे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ जंगली फूल है, यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 7000 से 6000 बीसी के बीच खेती हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको बीसी या एडी, बीसी, एडी, सीई में अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो इसके लिए भी हमने आपके लिए एक वीडियो बना दी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, अब उत्तरी भाग। तो उत्तर में ऊंची भूमि पर स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी एक ऐसी घास होती थी जो जानवरों, मतलब भेड़ बकरी, इन सभी के लिए ना बहुत अच्छी मानी जाती थी। बहुत चाव से वे चरते थे, और ये बहुत अच्छी घास थी स्टेपी घास। एक नंबर के एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। आप मैं साथ साथ में ये भी आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन है। यहाँ जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद चारा घास उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्वी भाग यानी कि दजला और उसकी सहायक नदियों ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। ठीक है, दोस्तों आज हेलीकॉप्टर है, जेट है, हवाई जहाज है, लेकिन आज भी अगर कोई देश किसी देश से व्यापार करता है, तो पानी वाले जहाज जो होते हैं, जो बड़े बड़े शिप रहते हैं, उसी से हमारा जो आयात और निर्यात होता है। ठीक है, बलूक हमने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी पुराने समय में भी ऐसा ही होता था, है ना? क्योंकि ये बहुत अच्छा साधन होता था, टाइम लगता था, बट बहुत अच्छा साधन माना जाता था। नदियों से या समुद्र से पानी के जो जहाज होते थे वे पहुंचते थे, है ना? टाइम लगता था, लेकिन बहुत अच्छा माना जाता था।
ठीक है। दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग रेगिस्तान है। यहाँ यहीं पे सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ। तो याद रखना है कि सबसे पहले किस मेसोपोटामिया के किस भाग में जो नगरों का निर्माण था या लेखन प्रणाली या शहरीकरण हुआ था, तो दक्षिण का भाग था। ठीक है, दक्षिण का भाग था। यहाँ उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। आप कहोगे कि रेगिस्तान था भैया, भैया रेगिस्तान था लेकिन यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी। हाँ, ये बात सही है। ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं होती है। ये सबसे बड़ा एक गलत फहमी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के स्रोत, कि मेसोपोटामिया की जानकारी के स्रोत है क्या। ठीक है, कि हमें कैसे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में इतनी डिटेलिंग या चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस पे कई सारी चीज़ें हैं। पहला है पुरातात्विक खोजें। पुरातात्विक खोजों में वही है कि पुरातात्विक खोजें वो खोजें होती हैं जो आपने देखा होगा, किले मिलते हैं, खुदाई होती है ना, ज़मीन की खुदाई होती है और उसमें स्तर मिलता है, उसी में दीवारें मिलती है, ईंटें मिलती हैं, है ना। आप गूगल पे जाइएगा और मेसोपोटामिया सभ्यता की इमेज मांगिएगा, तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे मिलेगा इमेज। ठीक है, नहीं तो मैं उपलब्ध करवा देता हूँ। ठीक है, फिर है क्यूनिफॉर्म टैबलेट, है ना, कीलकार पट्टिकाएँ। कीलकार पट्टिकाएँ बहुत मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसी पट्टिकाएँ जो कीलकार विधि से बनाई जाती थी। ऐसे तो आगे डिटेल से पढ़ना है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ भी बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, कला और वास्तुकला मैंने आपको बताया है। मन के वास्तुकला में क्या हो सकता है, मन के हो सकती है ना, मृत भांड हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब वस्तु हो सकती है जो डेली यूज़ के लिए उनके लिए यूज़ थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता के जो लोग थे वो डेली यूज़ में क्या क्या लेते थे, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, कुछ प्राचीन समय के आभूषण, कबर, औजार, मुद्रा, मंदिर जैसे स्रोत की जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, आप पूछ रहे थे ना कि पुरातात्विक खोजें क्या होती है, तो पुरातात्विक खोजें यही सब होती है। आभूषण हो गया, कबर हो गया, औजार हो गया, मुद्रा हो गई, मंदिर हो गए, ये सभी जो कि पुरानी चीज़ों की खोज को ही पुरातात्विक कहते हैं ना, पुरातात्विक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई सा भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ अलग पूछना हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया में जीवन यापन, कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनकी गतिविधियाँ क्या थी, कैसे अपना जीवन चलाते थे। ठीक, तो पहला तो कृषि व्यवस्था। ठीक है, कृषि व्यवस्था, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी। यहाँ फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहती थी। ठीक है, आपने गंगा नदी को भी देखा होगा कि कई बार इसकी धाराएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ इसी प्रकार से समझिए। इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी। ठीक है, तो भाई बाढ़ आ जाती थी तो धाराएं बढ़ जाती थी, है ना, नहरों का काम हो जाता था। एक सुगम व्यवस्था, ज़रूरत पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर खेतों में सिंचाई की जाती थी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन भी ये भी पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, है ना, ये सब भी आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और दूसरा साधन था पशुपालन। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोग भेड़ बकरियां पालते थे जिसमें मांस। ठीक है, अच्छा, भेड़ बकरियां तो पाल लेते थे लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता था, तो इससे मांस, दूध और ऊन की प्राप्ति हो होता था। ठीक है, इससे फ़ायदा होता था। ठीक है, यह स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढलानों में यह पशु पाले जाते थे। एक अच्छी वातावरण था, एक अच्छा वातावरण था मेसोपोटामिया का। पूर्वोत्तरी भाग मैदान थे, स्टेपी घास थी, मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत ही अच्छा
जानवर अच्छे से चरते थे उसे, स्टेपी घास बहुत अच्छी घास थी। वातावरण बहुत अच्छा था जिसके कारण जो पशुपालन था वो बहुत अच्छे से हो जाता था। ठीक है। यहाँ नदियों में मछलियाँ उपलब्ध थी। ठीक है। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। तो गर्मियों में ना जो खजूर आपने भी खाया होगा, है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो गर्मियों में खजूर के पेड़ यहाँ बहुत ज़्यादा फल देते थे। नदियों में मछलियाँ उपलब्ध हो जाती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों में के कारण इनका जीवन यापन गतिविधियाँ बहुत अच्छी थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अब आ जाता है आपका परिवहन। परिवहन परिवहन मतलब दोस्तों होता है यात्रा, यानी कि मतलब एक मार्ग, है ना। यही तो होता है मार्ग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है। या उन्हीं यात्राओं की सुविधाओं संसाधनों को अगर ले लिया जाए तो परिवहन हो जाता है ना। तो मेसोपोटामी सभ्यता में जो परिवहन था वो कैसा चल रहा था। तो परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग था। अनाज के बोरे से लदी हुई नाव नदी की धारा में हवा के वेग से चलते हुए जाती थी। ठीक है। आज भी, जो आज तो नहीं लेकिन अगर आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी पहले की, तो उसमें देखा होगा कि जो नाव होती थी ना, उसमें कपड़ा बांधा होता था। ठीक है। कपड़ा क्यों बंधा रहता था कि जब हवा चलेगी ना तो वो उस नाव को पूरा ढकेलेगी, क्योंकि पूरा समुद्र क्या होता है, समुद्र चारों तरफ से या दूर दूर तक क्या होता है, कोई रोकने की चीज़ नहीं होती हवा को, और हवा भी पूरी पीक फुली चलती है, पूरे वेग से चलती है, जिसके कारण पूरे नाव को भी ढकेल लेती है। ठीक है। ठीक है। कोई खर्च नहीं होता था, जबकि जानवरों से माल की ढुलाई करने में उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। ठीक है। तो चारा खिलाना पड़ता था जानवरों से, यहाँ पे ये लोग माल भी उतरवा लेते थे। दूसरा पॉइंट है मेसोपोटामिया की लहरें और प्राकृतिक जलधाराएं बस्तियों के बीच माल के परिवहन के लिए एक अच्छा साधन थे। तो ये लोग व्यापार कैसे कर लेते थे, व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में जो नदियाँ थी, दजला, फरात नदी, उसकी सहायक नदियों से ये दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार हो जाता था इनका, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। दोस्तों अगला टॉपिक आपका शहरी जीवन की विशेषता। ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये कम से कम तो ऐसे तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये फिर एक बड़ा टॉपिक है तो हो सकता है 3 नंबर के लिए भी आ जाए, नहीं तो ये बड़ा टॉपिक है तो ज़्यादा नंबर के लिए तो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो शहरों में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों की विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अब क्यों होता है ऐसा, आपके मन में सवाल आएगा क्यों होता है ऐसा। ठीक है। अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और अन्य सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो थोड़ा समझिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि किस लिए, अगर एक ही स्थान पर जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे अर्थव्यवस्था की खाद्य उत्पादन होगा, मतलब आर्थिक गतिविधियाँ होंगी वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, रोजगार मिलेगा लोगों को, व्यापार होगा, उत्पादन होंगे, तो सेवाएं प्रदान की जाएंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, लोगों को लाभ होगा इससे, है ना। इसीलिए शहरों को उत्तम माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। दोस्तों नगरों के अलावा आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन चलाता रहता है। यानी अगर आप समझें तो जो नगर होते हैं या जो गांव होते हैं, क्या वे, अगर वो चाहे ना, तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा आ- आसपास की चीज़ों से संपर्क में रहें।
ठीक है। अगर हम देखें तो जो गांव में या नगरों में लोग रहते हैं, मान लो किसी के पास गेहूं है, क्या है किसी के पास गेहूं, और किसी और गेहूं है और उसे चाहिए चावल, है ना, चावल। अब किसी के पास है मान लो चावल और उसे क्या चाहिए गेहूं, तो गेहूं वाला चावल उसे दे देगा, है ना, और चावल वाला उसे चावल दे देगा, गेहूं वाला गेहूं दे देगा। ऐसे ही वस्तु का आदान प्रदान करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो निर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। तो उन्हें ना कोई ऐसा नहीं कि कोई परेशानी होती है, आपने शहरों में देखा होगा, लेकिन गाँवों में नगरों में ऐसा नहीं होता है, गाँवों में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा तीसरा पॉइंट, शहरी जीवन में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध थी। विभिन्न कार्यों से जुड़ी लोग आपस में लेन-देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। शहरी जीवन में लोग अक्सर अन्य लोगों पर निर्भर रहते थे। ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो कार्य होते थे ना, लोग आपस में लेन-देन करते थे, जुड़े रहते थे। ठीक है? जुड़े क्यों रहते थे? क्योंकि कार्य होता था। ठीक है? और सुविधाएँ उपलब्ध भी करवा दी जाती थी। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं, इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता थी, जो एक सामाजिक संगठन के तहत होता था, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी, जिसका संगठित व्यापार और भंडार भी ज़रूरी था। ऐसी प्रणाली में जो कुछ लोग आदेश थे और दूसरे उनका पालन करते थे, जैसे मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजारों और बर्तन भी चाहिए। तो देखिए, जो श्रम विभाजन भी यहाँ पे होता था। आप बोलोगे श्रम विभाजन क्या होता है? तो देखिए, श्रम विभाजन मतलब है कि एक श्रम की प्रक्रियाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रम, श्रम का मतलब आप समझ ही होंगे, जो काम करने वाले लोग। ठीक है, कोई बर्तन का काम कर रहा है ना, कोई बर्तन का काम कर रहा है, तो कोई तराशने का काम कर रहा है ना, तो कोई हो सकता है ऊन का काम कर रहा है, ऊन मतलब वही जो कपड़े जिससे हम बनते हैं, है ना, तो उसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक विभाजन भी था। ठीक है, संगठित व्यापार और भंडार भी ज़रूरी थे। ठीक है, ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं, मतलब आदेश कौन देगा? जो उच्च होंगे, बड़े होंगे, अमीर होंगे, है ना, और कौन लोग उनका आदेश मानेंगे? जो निम्न होंगे, है ना, जो श्रमिक होंगे। ये था। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, शहरों में माल की आवाजाही। ठीक है, शहरों में माल की आवाजाही, ठीक है, कि किस प्रकार से एक शहर से दूसरे शहर तक कोई वस्तु का आयात या निर्यात किया जाता था, उसी के बारे में। तो मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन यह खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की काफ़ी कमी थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता से हमें आभूषण मिल जाते हैं, मोहरे मिल जाती हैं, औज़ारें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना पत्थरों की काफ़ी कमी थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते थे? आयात करते थे। 2 शब्द होते हैं, एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। ठीक है? आयात का मतलब होता है किसी जगह से वस्तु आई, ठीक है? बाहरी जगह से वस्तु का आना, और निर्यात मतलब होता है निर्यात करना, मतलब हमारे यहाँ से दूसरे शहर, दूसरे देश या दूसरी जगह क्या हुई, वस्तु का निर्यात हुआ, गई है वस्तु। ठीक है? जिसके बदले हमें कुछ फ़ायदा तो होगा ही। ठीक है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है? इरकी, खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियाँ गाड़ियाँ, पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। ठीक है, मतलब अच्छी सामग्री तो नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए मेसोपोटामिया ही लोग लकड़ी, तांबा, रंग, चांदी, सोना, सीपी, भिन्न प्रकार के
पत्थरों को तुर्की और इराक अथवा साड़ी पार देशों से मंगाते होंगे। ठीक है, इसके लिए वे अपना कपड़ा, कृषि के उत्पादन काफ़ी मात्राओं में उन्हें निर्यात करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि उनके पास तो संसाधनों की है ना, धातुओं की आप देख सकते हैं कि तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, इन सभी का क्या था, कमी थी। तो इस अगर कोई आपको वस्तु कोई दे रहा है, अगर आपको कुछ दे रहा है तो बदले में आप भी तो कुछ दोगे ना। तो बदले में क्या देते थे, कपड़ा देते थे, कृषि के उत्पादन देते थे, है ना, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे बदले में क्या देते थे और बदले में किन किन वस्तुओं का आयात करते थे और निर्यात करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला। तो यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे, जिसके भी हमें सबूत मिलते हैं। लेखन कला, यहाँ लोग मिट्टी की पट्टिकाएं इस्तेमाल करते थे। ध्वनि के लिए कीलाक्षर यानी कीलकर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए, शब्दकोश बनाने, भूमि का हस्तांतरण, मान लो ये किसी का खेत है और बदले में ये किसी का खेत है। ठीक है, तो इस खेत को मान लो हस्तांतरित कर दिया गया, इसके लिए भी क्या होता था, हिसाब किया जाता था। लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब, शब्दकोश, कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि भाई राजा ने कौन सा काम सुलभ किया, कौन सा काम नहीं किया, इन सब चीज़ों के बारे में। मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्हों में सिखाने पड़ते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चिन्ह होते थे। ठीक है, इसीलिए कोई जटिल प्रक्रिया होती थी, है ना। हमारे में तो हिंदी में कितने हैं, 52 अक्षर। ठीक है, और हिंदी में 52 है, इंग्लिश में 26 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे अक्षर होते थे, जिसके कारण पढ़े लिखे लोगों की, अब सैकड़ों चिन्ह थे यहाँ पे, है ना, जिसके कारण पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, है ना। उससे गीली पट्टिका पर उसके लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। कि भाई मान लो एक बार आपने जो लिख दिया ना, गीली पट्टिकाएं होती थी, अगर आपने एक बार जो चिन्ह उस पे ढाल दिया, उसके बाद वो सूख जाता था, उसके बाद वो पक जाता था, पकाते थे, सुखाते थे धूप में, तो एक बार वो अगर उस पर कुछ गलत हो गया ना तो बर्बाद हो जाती थी पट्टिका। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता था कि परफेक्ट बने, क्या बने, परफेक्ट एक बार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, साक्षरता। तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे सकते थे, जैसा कि हमने बात की कि चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थी। हाँ, सैकड़ों तो थी ही थी, लेकिन पेचीदा भी बहुत था। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि पूरी दुनिया, मतलब प्रशंसितपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखवट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। ठीक है दोस्तों, बोलने के तरीकों को दर्शाती थी, यानी कि अगर राजा पढ़ा लिखा होता था तो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना। जैसे कि हम मान लो, अब हम में से कोई 10th में जिसके अच्छे मार्क्स आए, किसी के मान लो 80 आए, किसी के मान लो 70 आए, है ना, किसी के मान लो 90% मार्क्स आए, तो क्या चाहता है कि पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि मेरे भाई इतने आए हैं, लुक मैं ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट स्टूडेंट हूँ, है ना। तो राजा स्वयं ये चाहता था कि उसके पूरे प्रजा को पता चले कि वो पढ़ा लिखा है ना। और इसीलिए बहुत सारी पट्टिकाएं भी हमें ऐसी प्राप्त मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जल्द ही पार्ट आ जाएगी, पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। कुछ अलग आपको अलग से पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे।
दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो देखने में, अगर आपको अच्छा लगा हो, साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ मदद पहुंची हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे सपोर्ट के लिए बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।